हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। तो देखो एक वर्टिकल पोल है, पोल का मतलब होता है खंबा। देखा होगा तुमने सड़कों पर गलियों में क्या लगे हुए होते हैं, खंबे लगे हुए होते हैं, बिजली के खंबे। तो पोल, एक वर्टिकल पोल है। वर्टिकल मतलब सीधा, इस तरह से। तुमने वैसे भी देखा होगा, क्या पोल कभी ऐसे लगा हुआ होता है? क्या बिजली का खंबा कोई लेटा हुआ होता है? नहीं, हमेशा कैसा होता है? सीधा खड़ा हुआ। ठीक है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। तो बोर्ड पे देखो, एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर है। ये बन गया पोल। ठीक है। मुझे बताओ, जब सनलाइट आएगी तो सनलाइट आने पर इसकी एक शैडो बनेगी ना। अगर पीछे से मान लो यहां पर है सन, कौन है यहां पर? सन है। और पीछे से सन की जब रोशनी आएगी, सनलाइट आएगी, तो नीचे क्या बनेगी? शैडो बनेगी। मुझे बताओ, नीचे बनेगी या हवा में बनेगी? नीचे बनेगी ना भाई। जो शैडो बनती है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, शैडो बनाए कहां पे। शैडो जो बनती है वो सरफेस के ऊपर ही तो बनेगी, कि हवा में दिखाई देगी तुम्हें बनती हुई? नहीं ना, हवा में थोड़ी ना दिखाई देगी, सरफेस के ऊपर बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है। अब जरा मैं आगे पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन में ध्यान रखना। देखो, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। बोर्ड पे देखो, एक वर्टिकल पोल था और कितने मीटर लंबा था? 6 मीटर। आगे बढ़ते हैं। कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। इसने एक शैडो कास्ट करी, मतलब इसने एक परछाई बनाई। अब मुझे बताओ, परछाई नीचे की तरफ बनेगी या तिरछी बनेगी? नीचे की तरफ बनेगी, है ना। फर्श पर बनती है, जिस पर कोई पोल लगा हुआ होता है या जिस सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, वहां पर इमेज बनती है, ना कि हवा में दिखाई देती है। ठीक है। तो बोर्ड पे देखो, मान लो 4 मीटर की इमेज ये बन गई। ज्वाइन कर दो भाई, ज्वाइन तो कर ही सकते हो ना। कैसा ट्रायंगल दिखाई दिया? एक ट्रायंगल बन गया ना। कैसा ट्रायंगल दिखाई दिया? 90 डिग्री ना। क्यों 90 डिग्री क्यों दिखाई दिया? क्योंकि वर्टिकल पोल बता रखा है। पोल हमें कैसा बता रखा है? वर्टिकल, इसलिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक 6 मीटर लंबा पोल था, पीछे सनलाइट की वजह से इसने शैडो बनाई। और कितनी लंबी शैडो बनाई? 4 मीटर लंबी। अब ये मत सोचना कि भैया 6 मीटर का ये लंबा था, शैडो 4 मीटर की ही क्यों बनाई। उसका भी रीजन है मेरे पास भाई। तुमने देखा होगा, ऑब्जेक्ट की लेंथ से शैडो की लेंथ का कोई लेना देना नहीं होता है। ऑब्जेक्ट कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, इमेज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमेज कितनी साइज की बनेगी। फर्क पड़ता है आने वाली सनलाइट से, कि सन का एंगल किस तरह से। सन का एंगल बिल्कुल इधर है तो शायद शैडो बने ही ना। सन का एंगल बिल्कुल ऊपर है तो शायद उतनी ही शैडो बने जितना लंबा पोल है। सन यहाँ पे है ही नहीं तो शैडो बने ही नहीं, है ना। तो ध्यान रखना, पोल की लेंथ से शैडो की लेंथ का कोई लेना देना नहीं होता। कभी तुम सोचो कि भैया पोल तो 6 मीटर का है, आपने शैडो 4 मीटर की क्यों बनाई है, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, मैथमेटिकल रीजन कुछ नहीं है। तो फटाफट से इस ट्रायंगल को एक नाम दे दो अगर बन गया है तो। ABC। अब आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन में हमने सिर्फ फिगर बनाई है। अब आगे देखते हैं। ऑन द ग्राउंड, देखो लिखा हुआ है शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। मतलब ये शैडो किसके ऊपर बनी है? ग्राउंड के ऊपर। ये बात तो खैर वैसे भी मैंने पहले ही बता दी थी। एंड एट द सेम टाइम, उसी समय, अ टावर कास्ट अ शैडो। अब दूसरी बात हो रही है, अब एक पोल की बात नहीं हो रही, अब एक टावर की बात हो रही है। टावर हो सकता है ना, जैसे कि भाई टीवी टावर होता है, फोन का टावर होता है, कोई सा भी टावर हो सकता है। मान लो वो टावर मैंने, देखो उधर तो इतना स्पेस है नहीं, तो मैंने वो टावर इधर बना दिया। ठीक है, वो टावर मैंने इधर बना दिया और ये भी शैडो बना रहा है। देखो लिखा हुआ है कास्ट अ शैडो, लेकिन इसने शैडो 28 मीटर लंबी बनाई है। तो बोर्ड पे देखो, ऐसी तो बनाऊंगा। अब तुम सोचोगे भैया इस साइड क्यों बना दी? देखो बोर्ड पे 28 मीटर ही तो लिखूंगा। तुम सोच रहे होंगे भैया इस साइड क्यों बना दी? बिल्कुल ठीक, इस साइड क्यों बना दी वो मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे बस स्पेस कम है, इसलिए मैंने इधर नहीं बनाया। बनाने को तुम उधर भी बना सकते हो शैडो, बनाने को तुम इधर भी बना सकते हो। वैसे कायदा ये कहता है उधर की साइड ही बनानी चाहिए,
क्योंकि तुमने क्वेश्चन में गौर नहीं करा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, मतलब सन अभी भी यहीं पर ही है, सन ने अपनी पोजीशन नहीं बदली है, क्योंकि उसी समय में बात हो रही है जिस समय में किसकी बात हो रही थी, पोल की, उसी समय में किसकी बात हो रही है, टावर की। टावर पे भी शैडो बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे किस पर बनी थी, पोल पर। तो ध्यान रखना, बढ़िया रहेगा कि तुम अपनी शैडो उसी साइड बनाओ। मेरी में स्पेस कम है इसलिए मैंने इस साइड बना दिया, हालांकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बाय चांस अगर मार्क्स कट गए फिगर के तो गड़बड़ हो सकती है। तो देखो, इस ट्रायंगल को ऐसा ना बना करके वैसे ही बना देना जैसा वो बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि सनलाइट की रोशनी बिल्कुल उसी तरह से आएगी जैसे इस ट्रायंगल पर आ रही है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को भी नाम दे दो पी क्यू आर। अब मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सी बात है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मैं तुमसे कोई तोप चीज पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ, ये पोल था, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था, ये टावर था, ये भी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था। ये बात अंडरस्टूड है कि दोनों का एंगल कितना रहा होगा, 90। कभी भी क्या पोल को तिरछा खड़ा हुआ देखा है, कभी क्या टावर को तिरछा खड़ा हुआ देखा है, नहीं। हमेशा जो टावर होते हैं, जो पोल होते हैं, वो बिल्कुल कैसे खड़े होते हैं, इस तरह से सीधे, यानी कि वो बेस के साथ हमेशा कैसा एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो एक चीज तो हमें पता चल गई 90 डिग्री है, एक चीज हमें पता चल गई 90 डिग्री है। अब जरा बोर्ड पे देखो, देखो क्वेश्चन को पहले आगे कंप्लीट करते हैं क्योंकि फिगर बनाई है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अब देखो, अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। तो देखो, टावर ने शैडो बनाई थी और उसने शैडो कितनी मीटर लंबी बनाई थी, 28 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि टावर ने ज्यादा लंबी शैडो बनाई है और पोल ने कम लंबी शैडो बनाई है ना। इसका मतलब यही तो हुआ, टावर ने ज्यादा लंबी शैडो बना रखी है और पोल ने कम लंबी शैडो बनाई है। आगे देखते हैं फिलहाल, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, टावर की हाइट पूछी है ना, यही तो थी हाइट। बताओ, पी से लेकर क्यू तक की जो लेंथ थी वही तो थी हाइट। देखो बोर्ड पे, यही तो था टावर जो मैंने खड़ा करा था, और ये क्या था, ये था पोल। बताओ, पोल की हाइट तो बता रखी है, लेकिन किसकी पूछी है, टावर की। कोई बात नहीं, टावर की निकाल देंगे। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, टिक कर लेना, कई बार आ चुका है 2 नंबर में, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। जैसे तुम सिमिलर प्रूफ कर दोगे ना, समझो सॉल्यूशन हो गया। तुम्हें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन ये, सिमिलर कैसे करें। सिमिलर करने के तुम्हें क्राइटेरिया याद है, एंगल एंगल क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना। तो इतने सारे क्राइटेरिया तो नहीं लगाने, कोई सा भी एक लगाना है जो लगेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो, इसके अंदर गिवन वगैरह तो कुछ खास है नहीं, तो सीधा सोल्व करते हैं। तो देखो, मैं इन 2 ट्रायंगल के अंदर काम कर रहा हूँ, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रूफ वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, कुछ गिवन वगैरह नहीं, सीधा सोल्व करते हैं। तो देखो, मैं इन 2 ट्रायंगल के अंदर काम कर रहा हूं, तो लिखो इन ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, और एक ट्रायंगल है, देखो पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना। 2 ट्रायंगल थे पी क्यू आर और ए बी सी। मुझे बताओ, इन 2 ट्रायंगल के अंदर, बोर्ड पे देखो, एंगल Q और एंगल B, क्या ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। बताओ, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल Q और इस ट्रायंगल के अंदर एंगल B, क्या ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं या नहीं है ना। लिख दो, लिखो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ब्रैकेट में जरूर लिखना, ईच 90। क्यों है 90, इसका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये बात कॉमन सेंस की है कि जो टावर होता है और जो पोल होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही खड़ा होता है, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, ठीक है। अब या तो एक एंगल और मिल जाए या फिर 2 साइडें और मिल जाए, है ना। देखो, एक एंगल और मिल सकता है। बोर्ड पे देखो, सन का जो एंगल होता है भाई,
सन भी तो अपनी सनलाइट घेर रहा है ना टावर के ऊपर, देखो बोर्ड पे, सन जो है वो टावर के ऊपर अपनी सनलाइट घेर रहा है, और सन जो है वो पोल के ऊपर भी अपनी सनलाइट घेर रहा है। बताओ अलग अलग एंगल से घेर रहा है? नहीं, अलग अलग एंगल से क्यों नहीं घेर रहा, उसका मैं जवाब दूंगा, टेंशन मत लो, मैं जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। हालांकि इसके पीछे जो लॉजिक है वो साइंटिफिक लॉजिक है, लेकिन जरा टेक्निकली समझो। मैं मानता हूं सन का एंगल अलग हो सकता है, सन का एंगल अलग हो सकता है लाइट घेरने का, लेकिन कब? देखो सन अपनी पोजीशन बदलता है ना, हमें पता नहीं चलता, लेकिन सन अपनी पोजीशन धीरे धीरे जरूर बदलता है। लेकिन क्वेश्चन में तुमने एक चीज ध्यान करी है, देखो पोल पोल की जो शैडो बन रही है और जो टावर की शैडो बन रही है, देखो क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ था एट द सेम टाइम, ये दोनों शैडो किस समय पर चल रहे हैं? एक ही समय पर। तो बताओ एक ही समय पर सन ने अपना एंगल बदला? नहीं, उसी 5 मिनट में उसने अपनी सनलाइट पोल के ऊपर घेरी, और उसी 5 मिनट में सन ने अपनी सनलाइट टावर के ऊपर घेरी। मतलब एक ही समय में सन अपना एंगल नहीं बदलता है। मैं मानता हूं बदलता है, लेकिन एक ही समय में नहीं बदलता, जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे वो अपना एंगल बदलेगा, लेकिन पर्टिकुलर टाइम में कभी भी वो अपना एंगल नहीं बदलता है। तो बोर्ड पे देखो, अब इसका मतलब ये हुआ, देखो बोर्ड पे यहां से सनलाइट आई, ये वाला एंगल बताओ, यही तो किरण है, इसी किरण की वजह से तो यहाँ पर शेडो तैयार हुई है, और क्या हुई है? यही तो एंगल है। एक काम करो, इसको नाम दे दो 1, ठीक है, और बताओ सन की तरफ से आने वाला यही तो एंगल है, इसको नाम दे दो 2। मुझे बताओ क्या एंगल 1 और एंगल 2 सन से आने वाली सनलाइट के एंगल है या नहीं है? बिल्कुल है। इसकी रेस से जो यहाँ पर एंगल डाइवर्ज हुआ, उसी की वजह से क्या तैयार हुई? शैडो तैयार हुई। बात समझ में आ गई ना? यही वो एंगल है जो एंगल हमें क्या दिखाने हैं? इक्वल दिखाने। क्या है? ये एंगल इक्वल ही है, तो लिखो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2। साइड में जरूर लिखना, साइड में जरूर लिखना एंगल फ्रॉम सनलाइट, साइंटिफिक लॉजिक है, एंगल फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से आने वाले एंगल इक्वल होते हैं, और मैं ये बात मानता हूं कि वो एंगल बदलते जरूर हैं, लेकिन एक ही समय में सेम रहते हैं। जैसे ही समय निकलेगा तब वो एंगल बदलेंगे, ठीक है, हर समय नहीं बदलते, हर समय कभी भी कोई एंगल नहीं बदलता, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। एक ही टाइम पर तो एंगल सेम है, और इन दो टावर की तो चलती क्या है? पूरी अर्थ पर एक ही समय में सेम एंगल होता है। पूरी अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, टावर की तो बात ही भूल जाओ। इस पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट है, एक समय के अंदर अंदर उन पर पड़ने वाली सनलाइट का एंगल रिमेन्स सेम, ठीक है, बात ही खत्म हो गई। बताओ दो एंगल तो इक्वल मिल गए, क्या क्राइटेरिया लगा सकता हूं एंगल एंगल? बिल्कुल, एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या कहता है कि दो एंगल इक्वल होने चाहिए, और हमने दो एंगल इक्वल कर दिए, तो लिखो देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब देखो एक छोटी सी चीज करनी है, बहुत ही ज्यादा आसान चीज है। तुम कहोगे कि भैया क्या बच्चों वाली चीज कर दी? देखो पहले तो क्राइटेरिया लिखना मत भूलना कि ये दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर हुए हैं, तो साइड में लिखकर जरूर बताओ बाय एंगल एंगल, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब जब हमने सिमिलर कर ही दिया है तो क्या लगाएंगे? CPST, तुमने 9th क्लास में पढ़ा है CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लेकिन अब मैं लगाऊंगा CPST, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो देखो मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, PQ का रेशियो AB के साथ चल सकता है या नहीं चल सकता है? जल्दी से देखकर मुझे बताओ, PQ का रेशियो AB के साथ चल सकता है। तो देखो नीचे लिख लेता हूं, इतना तो स्पेस है कि मैं लिख सकूं। और एक चीज और देखते हैं, देखो QR का रेशियो BC के साथ चल सकता है या क्यों नहीं चल सकता है? तुम सोच रहे होंगे भैया मैंने इन दो साइडों को ही क्यों लिया, तीसरी साइड को क्यों नहीं लिया? तुम्हें मालूम है ना, बोर्ड पे देखो, तीसरी साइड PR का रेशियो AC के साथ चल सकता है ना? बिल्कुल चल सकता है, उसे मत लो। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा सॉल्यूशन इससे ही हो जाएगा। साइड में जरूर लिख दो
बाय CPST। इसका मतलब क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ PQ की तो वैल्यू दे रखी थी या नहीं दे रखी है? बोर्ड पे देखो, इधर देखो फिगर के अंदर अभी भी फिगर बनी हुई है, ऐसी बात नहीं है कभी तुम सोचो कि फिगर नहीं बनी है, रब हो गई है। देखो बोर्ड पे फिगर बनी हुई है। मुझे बताओ PQ क्या था? टावर था ना? बोर्ड पे देखो, ये जो PQ था, क्या ये टावर था या नहीं था? टावर था ना। और इसी टावर की तो हाइट निकालनी थी, और किसकी हाइट निकालनी थी? इसी टावर की हाइट निकालनी थी, और टावर की हाइट तो पूछी थी। तो देखो PQ की जगह तो मैं कुछ नहीं डाल सकता क्योंकि वो तो पूछे ही है। अब जरा नीचे देखते हैं, बोर्ड पे देखो, ये जो AB लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन में AB दे रखा है? बिल्कुल। अपनी फिगर में देखो, क्या AB 6 मीटर नहीं दे रखा? दे रखा है, डाल दो 6 आ गया। अब QR, बोर्ड पे देखो, क्या ये QR नहीं है? अभी भी लिखा हुआ है QR की वैल्यू है 28 मीटर, डाल दो QR आ गया 28। BC, मुझे बताओ क्या BC की वैल्यू 4 नहीं है? बिल्कुल, डाल दो 4 है। सोल्व कर देते हैं फटाफट से चीज है। देखो 4 से 28 आ रहा है ना, 4 7 28, तो PQ अपॉन में 6 इक्वल टू 7। मुझे बताओ 6 इधर क्या हुआ है? डिवाइड। बोर्ड पे देख के मुझे बताओ, हालांकि मुझे सुनाई नहीं देगा लेकिन फिर भी बोलो। अपोन में क्या दे रखा है? 6, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और 6 उधर 7 के साथ मल्टीप्लाई होएगा। तो बताओ PQ की वैल्यू 6 7 जा कितनी होती है? 42। अब मुझे बताओ मीटर में चल रहा था ना, तो मीटर लगाना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मार्क्स कट सकता है अगर मीटर नहीं लगाया तो। ठीक है, तो टावर की लेंथ कितनी आ गई? 42 मीटर। तो एंड में लिख देना देयरफॉर लेंथ ऑफ टावर। तो टावर की लेंथ आ गई है 42 मीटर। छोटा सा m जरूर लगाना। 42 मीटर क्या निकल आई? टावर की लेंथ। तो देखो टावर जो है वो पोल से बड़ा था, इसका मतलब हुआ कि जो टावर है वो पोल से बड़ा है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर भी टिक कर लो। अब तक कई बार पूछा जा चुका है, बच्चों को लगता है इतना आसान क्वेश्चन है ये कहां आएगा, जबकि यही सबसे पहले आता है वहां पर। ठीक है, तो देखो, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। इसका मतलब दो ट्रायंगल की बात हो रही है, एक तो ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। तो बना लेते हैं, हमें तो आता है बनाना। देखो बनाया मैंने फटाफट से एक ट्रायंगल, इसको नाम दे दो ABC। एक ट्रायंगल इधर बना लो, क्या दिक्कत है? ऊपर नीचे बनाओ चाहे साइड बाय साइड बनाओ, एक ही बात है, बनाने जरूर है। ऐसा नहीं है कि तुम कंजूसी के मारे एक ही ट्रायंगल बनाओ, बनाने जरूर है। तो देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में इतना हिस्सा सही से दिख नहीं पाया है वीडियो में, तो ध्यान रखना यहाँ पर A लिखा हुआ है। ठीक है, ABC। और दूसरे वाले ट्रायंगल को इन्होंने क्या बोला है? PQR ना। तो देखो दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम दे रखा है PQR। अब जरा गौर करो, मैं क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, अपनी बुक में देखना। इफ AD एंड PM आर मीडियंस, मुझे बताओ AD और PM ये दोनों क्या बता रखी है हमें? मीडियन। बताओ, ऐसी फिगर तो हमने अब तक कई बार बना ली है, इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसी फिगर वाले कई सारे क्वेश्चन आ गए हैं ना। तो देखो एक मीडियन बनानी है AD, ये बना दी मैंने AD, और एक मीडियन बनानी है PM, ये बना दी PM। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली बोला था। देखो, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ABC एंड PQ आर सिमिलर। तो मुझे बताओ क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्या ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर बताएं? बिल्कुल। तो एक काम करो, पहले गिवन लिखते हैं, जब इतनी सारी काम की चीजें दे ही रखी हैं तो लिख लेते हैं। लिखो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। बस इतनी सी बात गिवन है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज गिवन नहीं है। अब आगे देखते हैं,
टू प्रूफ लिखो कि प्रूफ हमें करना क्या है। तो देखो ए बी अपॉन में पी क्यू और ए डी अपॉन में पी एम, ये वाली साइड है हमें क्या करनी है, इक्वल करनी है। और ये दो ट्रायंगल हमें क्या बता रखे हैं, सिमिलर बता रखे। देखो कितना आसान अभी होता है। अब शुरू करते हैं प्रूफ। जो देखो गिवन कर रखा है ना, वहीं से शुरुआत करेंगे। मुझे बताओ क्या ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर बता रखे हैं? बिल्कुल। साइड में जरूर लिखना ये चीज हमने कहां से ली है, गिवन से, क्योंकि ये बात क्या थी, गिवन थी। अब अगर सिमिलर बता रखे हैं तो इनका पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ क्या एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा? क्या एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, लिख दो। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल एंड इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। अब थोड़ी सी बातें और करनी है, तो बोर्ड पे देखो, देखो इधर, ए बी का प्रोपोर्शन पी क्यू के साथ बराबर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखो, जितनी भी बातें लिख सकते हो लिखो जरूर। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, क्या बीसी का प्रोपोर्शन क्यू आर के ऊपर लिख सकता हूं? बिल्कुल, बीसी का प्रोपोर्शन क्यू आर के साथ। साइड में जरूर लिखना दोनों ये चीज है। देखो बोर्ड पे, ये वाला कंक्लूजन और ये वाला कंक्लूजन कहां से आया है, सीपीएसटी से। तो साइड में जरूर लिखना बाय सीपीएसटी, बाय सीपीएसटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो देखो अब मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए। जो प्रूफ करना है वो वाला पार्ट में रब नहीं कर रहा जानकर, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो एक काम करते हैं, रब कर देता हूं, बाद में हम क्वेश्चन में से देख लेंगे, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, फिर मैं सॉल्व भी कहां करूंगा। तो देखो इस वाले स्टेप को मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर उतार रहा हूं ताकि तुम्हें प्रॉपर समझ में आए। ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बता रखा है बी सी अपॉन में क्यू आर। अब जरा गौर करो, इस एक्सरसाइज में ये बात मैंने कितनी बार बता दी। बोर्ड पे देखो, एडी हमें क्या बता रखी थी, मीडियन। एडी हमें क्या बता रखी थी, मीडियन। और पीएम क्या बता रखी है, मीडियन। और मैंने बताया था जब भी मीडियन अपने सामने वाली साइड पर गिरती है तो ये पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट। बताओ क्या ये बात मैंने बताई थी या नहीं बताई थी? बताई थी ना जरूर। देखो मीडियन जो है जिस पॉइंट पर जाकर मिलती है, मीडियन जो है जिस पॉइंट पर जाकर मिलती है वो पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट। इसी तरह से ये जो हमारा एम है, ये एम भी क्या माना जाएगा, मिड पॉइंट माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी और एम क्या है, देखो डी बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है, और एम क्यू आर का क्या है, मिड पॉइंट। अब जरा वापिस इधर आओ, देखो मैं क्या बताऊंगा तुम्हें। ए बी अपॉन में पी क्यू था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो कर दिया हमने। अब देखो जरा, डी जो था वो बीसी का मिड पॉइंट था ना, यानी कि मैं बीसी को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं बीडी का दुगुना लिख सकता हूं? मैंने ये चीज तो मैं सिखाई थी उस दिन, है ना, किसी एक क्वेश्चन के अंदर मैंने ये चीज बहुत सिखाई थी। जब भी कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो पूरी लाइन को, बोर्ड पे देखो, जब भी कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो पूरी लाइन को या तो मैं बीडी का दुगुना लिख सकता हूं या फिर मैं डीसी का दुगुना लिख सकता हूं। अब बोर्ड पे देखो इधर, क्यू आर का मिड पॉइंट है एम, मतलब मैं क्यू आर को या तो क्यू एम का दुगुना लिख सकता हूं या एम आर का दुगुना लिख सकता हूं। ये बात याद है ना? अगर नहीं है याद तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास इसी पर बेस्ड दुनिया भर के क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें अलग से दिखा सकता हूं अगर ये बात याद नहीं आ रही है। फिर भी इस क्वेश्चन को ध्यान करने के लिए इतनी बात तो जान ही लो कि जब भी कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो पूरी लाइन को या तो मैं बीडी का दुगुना कर सकता हूं या डीसी का दुगुना कर सकता हूं। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही है तो मेरे पास इसी टॉपिक पर बेस्ड दुनिया भर के क्वेश्चन है, वो तुम देख सकते हो। तो देखो मैं बीसी को क्या लिख रहा हूं, बीडी का दुगुना। तो बोर्ड पे देखो, बीसी की जगह मैंने बीडी का क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, दुगुना ही तो करा है। इसी तरह से क्यू आर को मैं क्या कर सकता हूं, क्यू एम का दुगुना कर सकते हैं या नहीं? लॉजिक देना पड़ेगा भाई, ऐसे ही थोड़ी ना।
साइड में लॉजिक देना पड़ेगा क्यों करा, क्यों, क्योंकि डी और एम क्या बता रखे थे, मिड पॉइंट। तो साइड में जरूर लिखो, लिखो बिकॉज डी एंड एम आर मिड पॉइंट। तो देखो स्पेस कम है, मैंने आर तक छोड़ दिया है, आर के बाद तुम जरूर लिख देना मिड पॉइंट। लिखो बिकॉज डी एंड एम आर मिड पॉइंट, क्योंकि ये हमें क्या बता रखे हैं, मिड पॉइंट। तो इस चीज का ध्यान रखे करो। अब मुझे बताओ क्या 2 से 2 कट सकता है, बिल्कुल 2 से 2 हमारा कट सकता है, काट दो। यानी कि अगले स्टेप में आ गया ए बी अपॉन में पी क्यू और बी डी अपॉन में क्यू एम। अब बस एक लास्ट स्टेप बचा है और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया समझो। बोर्ड पे देखो, ये वाला छोटा ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, देखो ए बी डी, देखो बोर्ड पे ए बी डी। अब इधर देखो पी क्यू एम, है ना, देखो ए बी डी पी क्यू एम, ये दो ट्रायंगल दिखाई दे गए होंगे। अब मुझे इन दो ट्रायंगल को और सिमिलर करना, सिमिलर करते ही प्रूफ हो गया समझो। अब देखो कैसे, और सिमिलर करने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, देखो कितना आसान काम है। ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने वाला हूं। मुझे बताओ ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए ना, मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, क्या इन दो ट्रायंगल में एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है। कहां से आई ये बात, अभी अभी जरा कुछ स्टेप पहले देखो अपने सॉल्यूशन के अंदर, एक दो स्टेप पहले देखो, जो गिवन वाली लाइन लिखी थी ना, गिवन के नीचे वाले स्टेप में देखो बी इक्वल टू क्यू लिखा हुआ है ना, वहां से ये बात आई है। तो लिखो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, साइड में जरूर लिखना प्रूव्ड अबव, क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ कर रखी है बात, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। कहां से आई ये बात, गिवन से, ठीक है। अब या तो दो साइडें और मिल जाए या फिर दो एंगल और मिल जाए, ठीक है। तो देखो दो साइडें मिली मिलाई है, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो देखो क्या ए बी का प्रोपोर्शन पी क्यू के साथ नहीं है, देखो अभी भी लिखा हुआ है ना, पिछला क्वेश्चन का पार्ट मैंने अभी तक रब नहीं करा, ये चीज अभी भी लिखी हुई है। देखो ए बी का प्रोपोर्शन पी क्यू के साथ लिखा हुआ है। देखो बोर्ड पे क्या बी डी का प्रोपोर्शन क्यू एम के साथ है या नहीं है, देखो बी डी का प्रोपोर्शन क्यू एम के साथ बिल्कुल है। एक काम करो, पिछले जब हम प्रूफ करके आए थे वहां पे कुछ नाम नहीं दे रखा ना, देखो मेरी में तो लिखा है, मैं इसको यहीं पे नंबर 1 कह रहा हूं, तुमने अपने क्वेश्चन में जहां पर इसको लिख रखा है ना वहां पे उसके आगे बना दो इक्वेशन नंबर 1, ताकि अब मैं यूज करूंगा तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। देखो बोर्ड पे एंगल बी हमें पहले इक्वल मिल गया था, दो साइडें फिर इक्वल मिल गई, अब एंगल बी इक्वल मिल गया और साइडें लिख लो, साइडें भी इक्वल मिल गई, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम। अब ये साइड कहां से आई है वो तो मैं रीजन देना पड़ेगा। तो देखो मैंने अभी इक्वेशन नंबर 1 बनवाई थी ना, यहां पर लिख देना ये चीज हम कहां से लेकर आए, फ्रॉम फर्स्ट, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनवाई थी ताकि तुम आसानी से ये लिख सको फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट लिख देना, और दोनों साइडों का प्रोपोर्शन भी अब हमें इक्वल मिल गया। अब दोनों साइडों का प्रोपोर्शन इक्वल मिल गया, एंगल पहले से इक्वल था, लग गया फॉर्मूला। अब देखो कौन सा क्राइटेरिया लगा बोर्ड पे, देखो साइड एंगल साइड, अब इधर देखो साइड एंगल साइड, बात बन गई, लिख दो फिर देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। साइड में जरूर लिखना क्राइटेरिया है हमारा सास, SAS, साइड एंगल साइड। तुम सोच रहे होंगे भैया एंगल तो हमें सिमिलर करने ही नहीं थे, आपने एंगल क्यों करे, अब पता चलेगा क्यों करे। देखो मैं मानता हूं एंगल सिमिलर नहीं करने थे, हमें वो साइड प्रोपोर्शनल इक्वल करनी थी, है ना। देखो बन चुकी है, बोर्ड पे देखो क्या ए बी का प्रोपोर्शन पी क्यू के इक्वल अपॉन में आएगा, बिल्कुल, इसलिए तो काम कर रहे हैं। क्या बी डी का प्रोपोर्शन क्यू एम के साथ आएगा, मुझे बताओ, सॉरी बी डी का प्रोपोर्शन क्यू एम के साथ आएगा, ठीक है। क्या एडी, बोर्ड पे देखो क्या एडी का प्रोपोर्शन पीएम के साथ आएगा, बिल्कुल आएगा, लिख दो। क्वेश्चन हमसे क्या प्रूफ करवाया था, बोर्ड पे देखो क्या ये वाला प्रोपोर्शन इसके साथ बराबर प्रूफ करवाया था ना,
क्या बीच वाले प्रोपोर्शन की जरूरत है? बीच वाले प्रोपोर्शन की कोई जरूरत नहीं है, उसे हटा देना। ठीक है, देखो लिखा भी रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ये है कि तुम्हें इन दोनों का इक्वल अगले स्टेप में लिखना पड़ेगा। एक ही बार में सीधा यही वाला स्टेप लिख दो ना, एडी अपॉन में पीएम, तो तुम्हें दूसरा स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। वो जो बीच वाला प्रोपोर्शन था उसकी जरूरत ही नहीं है, तो क्यों लिखोगे, सीधा ये लिखो। हाँ, रीजन देना पड़ेगा कि ये चीज कहां से आई है। ये चीज आई है तुम्हारी बाय सीपी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखो ए बी का पी क्यू के साथ और ए डी का पीएम के साथ, और यही चीज हमें क्या करनी थी, इक्वल करनी थी। जिसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करे, इन दो ट्रायंगल को मैंने सिमिलर करने की कोशिश करी। कोशिश क्या करी, सिमिलर ही कर दिया है।